नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तड़के 3 यूरोपीय देशों की यात्रा के अंतर्गत जर्मनी के लिए रवाना हुए। कहा, उनकी यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय साझेदारों के साथ सहयोग सुदृढ़ करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी मानवता का कल्याण भारत की प्रगति से जुड़ा है। कनाडा में सरदार पटेल की प्रतिमा के अनावरण समारोह को संबोधित किया। आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 50 दिन शेष रह जाने पर असम में योग उत्सव का आयोजन किया। संस्थागत निवेशकों के लिए LIC का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम आज से खुलेगा। NCT ने अगले शैक्षणिक सत्र के लिए 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया। अप्रैल 2022 में सकल GST राजस्व संग्रह रिकॉर्ड 1,68,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गर्मी से संबंधित बीमारियों पर दिशा निर्देश जारी करने को कहा। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में आज 32 बार के चैंपियन पश्चिम बंगाल का सामना मेजबान केरल से होगा। और IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 13 रन से हराया। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष क्विज प्रसारित कर रहा है। आकाशवाणी समाचार श्रोताओं से ये विशेष अवसर साझा करना चाहता है कि अमृत महोत्सव क्विज आज अपनी 75वीं कड़ी पूरी कर रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं की भागीदारी रही है। क्विज की पिछली 74 कड़ियों के विजेताओं में स्कूली विद्यार्थियों से लेकर वरिष्ठ नागरिक और पेशेवर लोग शामिल रहे हैं। अब तक के अधिकांश विजेता देश के दूर दराज के गांवों के हैं। श्रोताओं ने आकाशवाणी समाचार को लिखा है कि प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम से न केवल देश के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में उनकी जानकारी बढ़ी है, बल्कि अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में अधिक से अधिक जानने की जिज्ञासा भी बढ़ी है। बाड़मेर राजस्थान के एक श्रोता R राजेश ने कहा कि अमृत महोत्सव क्विज से उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के भूले बिसरे नायकों के बारे में जानने का मौका मिला है। आजादी का अमृत महोत्सव में हिस्सा लेना मेरा परम सौभाग्य है। ये देश का स्वतंत्रता इतिहास और वीर सपूतों का कुर्बानी के बारे में काफी अवगत कराया है। ये काफी ज्ञानवर्धक है। प्रदेश का इतिहास, महान संस्कृति, लोक कथा, विज्ञान, कृषि, देश विदेश का समाचार के बारे में बेहद ज्ञान प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। आकाशवाणी समाचार इस प्रोत्साहन के लिए अपने प्रत्येक श्रोता का आभारी है और क्विज के माध्यम से श्रोताओं के साथ अमृत महोत्सव में शामिल होकर गौरवान्वित है। और अब अमृत महोत्सव क्विज का 75वां प्रश्न है। पचहत्तरवां प्रश्न है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कर्नाटक के एक गांव ने ब्रिटिश शासन से मुक्ति की घोषणा की थी। उस गांव का नाम बताएं जो अपनी स्वतंत्रता की सबसे पहले घोषणा करने वालों में से एक था। प्रश्न एक बार फिर सुन लें। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कर्नाटक के एक गांव ने ब्रिटिश शासन से मुक्ति की घोषणा की थी। उस गांव का नाम बताएं जो अपनी स्वतंत्रता की सबसे पहले घोषणा करने वालों में एक था। श्रोता अपने उत्तर WhatsApp नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। ईमेल पता एक बार फिर सुन लें amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज।
आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तड़के जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। यात्रा के पहले चरण में वे आज बर्लिन जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कल डेनमार्क जाएंगे और बुधवार को पेरिस पहुंचेंगे। यात्रा से पहले श्री मोदी ने एक वक्तव्य में कहा कि उनकी यूरोप यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब ये क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देश शांति और समृद्धि के प्रयासों में भारत के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं और भारत इनके साथ संबंध और प्रगाढ़ करना चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी जर्मनी यात्रा चांसलर ओलाफ सोल्ज के साथ रणनीतिक, क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर महत्वपूर्ण विचार विमर्श का अवसर उपलब्ध कराएगी। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की यात्रा का ब्यौरा देते हुए बताया कि श्री मोदी आज बर्लिन में जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज के साथ छठे भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री क्वात्रा ने कहा कि इस द्विवार्षिक परामर्श में दोनों देशों के कई मंत्री भी शामिल होंगे। This is a unique mechanism which brings together several ministers and officials from both sides to engage in bilateral discussions, culminating in a plenary session which is chaired by the two leaders to review, take stock and assess the cooperation between the two countries across a range of areas, as also to identify fresh areas of partnership. डेनमार्क में प्रधानमंत्री भारत डेनमार्क व्यापार वार्ता में भाग लेंगे और भारतीय समुदाय से मिलेंगे। वे डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के प्रधानमंत्रियों के साथ दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नॉर्डिक देश नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटलीकरण और नवाचारों में भारत के महत्वपूर्ण साझेदार है। इस यात्रा से नॉर्डिक क्षेत्र के साथ भारत के बहुआयामी सहयोग को विस्तार मिलेगा। यात्रा के अंतिम चरण में बुधवार को श्री मोदी पेरिस जाएंगे और फ्रांस के राष्ट्रपति इम्मैनुएल मैक्रों से मिलेंगे। श्री मोदी ने कहा कि फ्रांस में चुनाव परिणाम आने के केवल 10 दिन बाद हो रही उनकी यात्रा से न केवल श्री मैक्रों को व्यक्तिगत रूप से बधाई देने का अवसर मिलेगा, बल्कि दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ मैत्री की भी पुष्टि होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे भारत फ्रांस सामरिक साझेदारी के दूसरे चरण की रूपरेखा भी तय होगी। प्रधानमंत्री की यात्रा के बारे में हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। यूरोप यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर कल कोपेनहेगन जाएंगे। श्री मोदी की डेनमार्क की यह पहली यात्रा है। इस दौरान दोनों प्रधानमंत्री द्विपक्षीय और अन्य वैश्विक तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारत डेनमार्क व्यापार मंच की बैठक में शामिल होंगे और भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 4 मई को डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों के साथ दूसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय संबंधों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कनाडा के ओंटारियो में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के अनावरण अवसर पर सनातन मंदिर सांस्कृतिक केंद्र को ऑनलाइन संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की प्रतिमा न केवल सांस्कृतिक मूल्यों को सुदृढ़ करेगी, बल्कि दोनों देशों के संबंधों का प्रतीक बनेगी। श्री मोदी ने कहा कि पूरी मानवता का कल्याण भारत की प्रगति से जुड़ा है। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव का ये सेलिब्रेशन कनाडा के लोगों को भी भारत को और नजदीक से देखने, समझने का अवसर देगा। अमृत महोत्सव से जुड़ा आयोजन, सनातन मंदिर कल्चरल सेंटर का स्थल और सरदार पटेल की प्रतिमा,
ये अपने आप में भारत का एक बृहद चित्र है। आजादी की लड़ाई में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कैसे आजाद देश के लिए संघर्ष किया था। एक ऐसा भारत जो आधुनिक हो, जो प्रगतिशील हो और साथ ही जो अपने विचारों से, अपने चिंतन से, अपने दर्शन से, अपनी जड़ों से जुड़ा हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कभी भी दूसरों को हानि पहुंचाकर अपने उत्थान के सपने नहीं देखता। भारतीय प्रवासियों में गहराई से रचे बसे भारतीय मूल्यों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतवंशी चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, उनकी भारतीयता और देश के प्रति निष्ठा कभी कम नहीं होती। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कनाडा या किसी अन्य देश में स्थित सनातन मंदिर उस देश के मूल्यों को भी समृद्ध करते हैं। असम के शिवसागर जिले में आज योग उत्सव आरंभ हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 50 दिन पहले किया जा रहा है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोगों से इसमें भाग लेने की अपील की। श्री सोनोवाल ने कहा कि योग लोगों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस वर्ष भी पूरे विश्व में बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। जीवन बीमा निगम का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ आज संस्थागत निवेशकों के लिए खुल रहा है। आम जनता के लिए ये 4 मई से 9 मई तक उपलब्ध रहेगा। LIC आईपीओ 17 मई को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किया जाएगा। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी का आईपीओ मूल्य 902 रुपए से लेकर 949 रुपया प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। निवेशक कम से कम 15 शेयरों या इसके गुणक में निवेश कर सकते हैं। LIC ने खुदरा निवेशकों और पात्र कर्मचारी श्रेणी को 45 रुपए प्रति शेयर की छूट दी है। पॉलिसी धारक श्रेणी में 60 रुपए प्रति शेयर की छूट मिलेगी। सरकार LIC में 22 करोड़ 13 लाख शेयर बिक्री के माध्यम से अपनी 3.5% हिस्सेदारी का विनिवेश कर रही है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA ने कोविड महामारी के बीच वर्ष 2021-22 में ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है। एजेंसी का लाभ 83% बढ़कर रिकॉर्ड 634 करोड़ रुपए पहुंच गया है। निदेशक मंडल ने कल बैठक में वर्ष 2021-22 के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों का अनुमोदन कर दिया। निदेशक मंडल ने कठिन चुनौतियों के बावजूद एजेंसी के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम ITEP के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके अंतर्गत BA BEd, BSc BEd और BCom BEd की डिग्री प्रदान की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये शिक्षक शिक्षा से संबंधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से इसमें प्रवेश दिया जाएगा। 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम ITEP उन सभी विद्यार्थियों के लिए होगा जो 12वीं के बाद अध्यापन को चुनना चाहते हैं। मंत्रालय ने बताया कि ये पाठ्यक्रम पूरे शिक्षक शिक्षा क्षेत्र के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण योगदान देगा। अप्रैल 2022 में वस्तु और सेवा कर GST राजस्व संग्रह लगभग 1,68,000 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गया है। अप्रैल में कुल राजस्व संग्रह 1,67,540 करोड़ रुपए था। अप्रैल का GST संग्रह मार्च 2022 से 25,000 करोड़ रुपए अधिक है। अप्रैल 2022 के लिए राजस्व पिछले साल के इसी महीने में GST राजस्व से 20% अधिक है। पहली बार GST संग्रह 1,50,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तड़के 3 यूरोपीय देशों की यात्रा के अंतर्गत जर्मनी के लिए रवाना हुए। कहा, उनकी यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय साझेदारों के साथ सहयोग सुदृढ़ करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी मानवता का कल्याण भारत की प्रगति से जुड़ा है। कनाडा में सरदार पटेल की प्रतिमा के अनावरण समारोह को संबोधित किया। आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 50 दिन शेष रह जाने पर असम में योग उत्सव का आयोजन किया। संस्थागत निवेशकों के लिए LIC का IPO आज से खुलेगा। NCTE ने अगले शैक्षणिक सत्र के लिए 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया।
अप्रैल 2022 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह रिकॉर्ड 1,68,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गर्मी से संबंधित बीमारियों पर दिशा निर्देश जारी करने को कहा। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में आज 32 बार के चैंपियन पश्चिम बंगाल का सामना मेजबान केरल से होगा और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 13 रन से हराया। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 4 मई। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए हर रोज लेकर आता है इस संग्राम की एक झलक। 2 मई 1950 को भारत सरकार ने फ्रांस से चंद्रनगर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। ये शहर अब चंदन नगर कहलाता है और चंद्रनगर विलय अधिनियम 1954 के तहत पश्चिम बंगाल राज्य का हिस्सा है। चंदन नगर को 1673 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था, जब फ्रांस ने बंगाल के तत्कालीन नवाब इब्राहिम खान से हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक चौकी स्थापित करने की इजाजत ली थी। बाद में ये एक स्थायी फ्रांसीसी उपनिवेश बन गया। 1756 में फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच युद्ध छिड़ गया और ब्रिटिश नौसेना ने अंततः 1794 में चंदन नगर पर कब्जा कर लिया। लेकिन 1816 में आसपास के क्षेत्र के 3 वर्ग मील के विदेशी अंतः क्षेत्र के साथ ही इस शहर को वापस फ्रांस को दे दिया गया। फ्रांसीसी भारत के हिस्से के रूप में ये 1950 तक पौंडीचेरी में गवर्नर जनरल के राजनीतिक नियंत्रण में था। 8 जून 1948 को फ्रांसीसी गणराज्य की सरकार ने भारत सरकार के साथ समझौता किया और घोषणा की कि उसका इरादा भारत में फ्रांसीसी प्रतिष्ठानों की आबादी को अपने भविष्य और स्थिति को घोषित करने का अधिकार देना है। चंदन नगर के नागरिकों ने 9 जून 1949 को भारत के साथ इसके विलय के पक्ष में मतदान किया। इस प्रकार 2 मई 1950 को भारत सरकार ने चंदन नगर के वास्तविक हस्तांतरण के माध्यम से प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद 2 फरवरी 1951 को भारत के राष्ट्रपति और फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति के प्रतिनिधियों द्वारा पेरिस में चंदन नगर को स्वतंत्र शहर बनाने की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद 9 जून 1952 को चंदन नगर को विधिवत भारत संघ में शामिल कर लिया गया। हम स्वतंत्रता सेनानी कद्रका मंगडा को याद करते हैं, जिनकी 2 मई 1945 को मृत्यु हो गई। ओडिशा में कोरापुट के निवासी कद्रका मंगडा ने महात्मा गांधी के राष्ट्रव्यापी आह्वान के जवाब में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और नवरंगपुर उपजेल में हिरासत में रखा गया। जेल में अस्वच्छता और चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण वो गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्हें कोरापुट जिला जेल में स्थानांतरित कर दिया गया
और बाद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कद्र का मंगड़ा का 2 मई 1945 को अस्पताल में निधन हो गया। हम इस महान भारतीय को नमन करते हैं। हम राष्ट्रवादी संता सिंह को भी याद करते हैं, जो 2 मई 1925 को शहीद हो गए थे। लाहौर के निवासी संता सिंह ने 1924-25 में 2 बार नाभा में जैतो गुरुद्वारा गंगसर तक शहीदी जत्थों में भाग लिया। उन्होंने वहां सभी प्रार्थना सभाओं पर प्रतिबंध लगाने के ब्रिटिश आदेश के बावजूद ऐसा किया था। जब ये जत्था गुरुद्वारा पहुंचा तो नाभा के प्रशासक विल्सन जॉनसन ने सैनिकों को उसे रोकने और उसमें शामिल लोगों को हिरासत में लेने का आदेश दिया। इसके बाद जत्थे को रोक दिया गया और बड़ी संख्या में इसके सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य लोगों के साथ संता सिंह की भी गिरफ्तारी हुई और जेल में डाल दिया गया। जेल में इतनी यातनाएं दी गईं कि 2 मई 1925 को इनकी मृत्यु हो गई। हम इस महान शहीद को नमन करते हैं। हम इंडियन नेशनल आर्मी के लेफ्टिनेंट पंजाब के निवासी कपूर सिंह को भी आज के दिन याद कर रहे हैं। उन्होंने बर्मा के मोर्चे पर ब्रिटिश सैनिकों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। 2 मई 1944 को वे इस कार्रवाई में मारे गए। कपूर सिंह को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा मरणोपरांत वीर हिंद और शत्रुनाश पदक से सम्मानित किया गया था। भारत के इस महान सपूत को हमारा नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। यदि आप खाद्य व्यवसायी हैं तो आपके पास FSSAI का लाइसेंस होना चाहिए या आप इसके साथ पंजीकृत होने चाहिए। लाइसेंस और पंजीकरण के लिए फॉस्कॉस पोर्टल foscos.gov.in/ विजिट करें या FSSAI हेल्पलाइन नंबर 1800112100 पर कॉल करें। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भीषण गर्मी और इससे होने वाली बीमारियों से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का प्रचार करने को कहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस वर्ष मार्च से मई तक देश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। कई स्थानों पर तापमान पहले ही 46 डिग्री तक पहुंच चुका है। तेलंगाना में कई स्थानों पर अगले 5 दिन तक गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। हैदराबाद में मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि राज्य के उत्तरी हिस्सों में अगले 5 दिन तक लू चल सकती है। IPL क्रिकेट में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 13 रन से हरा दिया। 203 रन के लक्ष्य के जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 189 रन ही बना सकी। टूर्नामेंट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में आज 32 बार के चैंपियन पश्चिम बंगाल का मुकाबला मेजबान केरल से होगा। मैच रात 8 बजे मंजेरी के पायनाड स्टेडियम में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। मनोज, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी सिद्धार्थ,
वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने को लगभग सभी अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला लिखता है, अप्रैल में टूटे सभी रिकॉर्ड, संग्रह 1,68,000 करोड़ रुपए। दैनिक जागरण की सुर्खी है, वस्तु एवं सेवा कर के इतिहास में पहली बार एक महीने में मिला सबसे ज्यादा राजस्व। अप्रैल 2021 की तुलना में अप्रैल 2022 में जीएसटी संग्रह 20% बढ़ा। पत्र लिखता है, ये अर्थव्यवस्था के महामारी के प्रभाव से उबरने का संकेत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले दिए गए वक्तव्य को पंजाब केसरी ने अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, यूरोपीय साझेदार ही शांति समृद्धि के लिए प्रमुख साथी। 7 राष्ट्राध्यक्षों के 8 नेताओं के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठक करेंगे पीएम। नवभारत टाइम्स लिखता है, यूरोप की चुनौतियों के बीच पीएम का दौरा, 50 कंपनियों के प्रमुखों से भेंट होगी, भारत में निवेश पर होगी बात। देश के नए सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के वक्तव्य को हरिभूमि ने अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कोई भी गलत हरकत बर्दाश्त नहीं करेगी भारतीय सेना। दैनिक भास्कर लिखता है, भारतीय सेना विदेश में बने सैन्य उपकरणों से आजादी पाएगी, पूरी तरह आत्मनिर्भर होने की तैयारी। वीर अर्जुन की सुर्खी है, अत्यंत उच्च मानक की अभियानगत तैयारियां सुनिश्चित करना प्राथमिकता। अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए नया फॉर्म ITRU आने की खबर नवभारत टाइम्स में है। पत्र लिखता है, करदाताओं को इससे आय को अपडेट करने की वजह के साथ ये भी बताना होगा कि टैक्स के लिए कितनी राशि पेश की जा रही है। करदाताओं को ये सुविधा वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए है। दिल्ली समेत देश के किसी भी हिस्से में रविवार को ईद का चांद नजर आने के बाद ईद उल फित्र का त्योहार मंगलवार को मनाए जाने और आज 30वां और आखिरी रोजा होने की खबर राष्ट्रीय सहारा में है। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कर्नाटक के एक गांव ने ब्रिटिश शासन से मुक्ति की घोषणा की थी। उस गांव का नाम बताएं जो अपनी स्वतंत्रता की सबसे पहले घोषणा करने वालों में एक था। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तड़के 3 यूरोपीय देशों की यात्रा के अंतर्गत जर्मनी के लिए रवाना हुए। कहा, उनकी यात्रा को उद्देश्य यूरोपीय साझेदारों के साथ सहयोग सुदृढ़ करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी मानवता का कल्याण भारत की प्रगति से जुड़ा है। श्री मोदी ने कनाडा में सरदार पटेल की प्रतिमा के अनावरण समारोह को संबोधित किया। आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 50 दिन शेष रह जाने पर असम में योग उत्सव का आयोजन किया। संस्थागत निवेशकों के लिए LIC का IPO आज से खुलेगा। NCTE ने अगले शैक्षणिक सत्र के लिए 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया। अप्रैल 2022 में सकल GST राजस्व संग्रह 1,68,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गर्मी से संबंधित बीमारियों पर दिशा निर्देश जारी करने को कहा। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में आज 32 बार के चैंपियन पश्चिम बंगाल का सामना मेजबान केरल से होगा। और IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 13 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।